हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैकसाला प्लेटफॉर्म। क्रैकसाला पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं कि कल हम लोगों ने एक 60 डेज का प्लान बनाया था। 60 डेज का प्लान बनाया था 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो आने वाला है उसके लिए, जिसमें हम लोगों ने टारगेट किया था कि हम लोग 27 जुलाई को होने वाली परीक्षा में 105 या उससे ज्यादा नंबर लेके आएंगे। और ये बहुत आराम से सेफ स्कोर है। 100 भी, मैं तो कहता हूँ 100 भी प्लस अगर कर लिए तो बहुत सेफ स्कोर है। लोग 110, 120 और 130 की तैयारी यूट्यूब पे करवा रहे हैं। तो जैसा मैंने कल बताया था कि ये चैनल एक एस्पिरेंट व्यू पॉइंट से बनाया गया है कि इसमें एक नॉर्मल एस्पिरेंट को क्या क्या दिक्कत आती है, वो कैसे तैयारी कर सकता है, ये सारी बातें होंगी। तो कोई हवाबाजी नहीं, 110 120 लाना देखो सबके बस की बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 100 नंबर भी तुम ले आ पा रहे हो इन 60 दिनों में पढ़ के, तो एकदम सेफ स्कोर है, बेझिझक तुम्हारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। ठीक है। तो 60 डेज प्लान में क्या था, एक बार मैं बता दूं प्लान में क्या था। ये जो टेलीग्राम चैनल जो लोग ज्वाइन किए होंगे तो उनको यहाँ पे रेगुलर अपडेट मिलती रहती। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा 60 डेज प्लान चल रहा है इसमें हम लोग एक दिन पहले जैसे कल का जो टॉपिक था, आज से डे 1 शुरू हुआ है, तो कल एक दिन पहले नाइट में आपको टॉपिक मिल जाएगा कि ये टॉपिक आपको दिन भर पढ़ना है। और साथ में ये तो क्रैकसाला के साथ पढ़ रहे हैं जो लोग, उनके लिए साथ में ये था, ये टॉपिक पढ़ना है प्लस बिहार जीके का कोई एक टॉपिक अपने मन से पढ़ लो और थोड़ा सा करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लो। तो करंट अफेयर्स का रिवीजन के लिए एक वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द कि करंट अफेयर का रिवीजन कैसे करना है। और इसमें जो ये क्रैकसाला पीसीएस चैनल है ये बहुत ज्यादा मदद करेगा, तो इसकी टेंशन ही छोड़ दो। इसका तो टेंशन ही छोड़ दो। जो तुम लोग को करना है वो ये करना है कि ये टॉपिक जो दिया जा रहा है रोज इसको पढ़ना है। और अगले दिन शाम को 7 बजे, जैसे आज शाम को 7 बजे इस टेलीग्राम चैनल पर आपको एक पीडीएफ मिला होगा। उस पीडीएफ में 15 सवाल, 15 क्वेश्चन और प्लस एक ओएमआर सीट दी होगा जिसमें खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो वही पीडीएफ में तुम डिजिटली सॉल्व कर सकते हो। और उसका जो आंसर और एक्सप्लेनेशन है, आंसर या एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो इस वीडियो में उसी जो टेस्ट आप लोग को मिला था उसका आंसर बताया जाएगा। तो कल जो हम लोग टॉपिक दिए थे वो क्या था, ह्यूमन एनाटॉमी। तो आज उम्मीद करता हूं आज पूरे दिन भर तुम लोग रिवीजन कर लिए होगे ह्यूमन एनाटॉमी। तो चलो शुरू करते हैं। आज के टेस्ट में हमारा पहला सवाल क्या था, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन। मानव रक्तचाप का सामान्य मान क्या होता है। 160, 120, 18, 140, 90, 90, 60। ठीक। सही जवाब क्या होगा इसका, सही जवाब होगा 120, 80। जो लोग 120, 80 लगाए होंगे उनका जवाब सही होगा। ये जो 120 होता है, ये जो 120 होता है, ये क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। और ये 80 क्या होता है, 80 क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक देखो बहुत ज्यादा इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा हो तो ये समझ लो, जब जब आर्टरीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं। हिंदी में आर्टरीज सिकुड़ती हैं, आर्टरीज जो है सिकुड़ती हैं, सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो उस प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, सॉरी, सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक किसको बोलेंगे, उसका उल्टा। जब आर्टरीज रिलैक्स होंगी। आर्टरीज देखो, ब्लड कैसे बॉडी में पंप होता है, आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जब रिलैक्स होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 120-80 होना चाहिए। 120-80 क्या, 120 mmHg, 120-80 mmHg। ये mmHg क्या है, ये mmHg क्या है, mmHg से
ब्लड प्रेशर की यूनिट, नापने की यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर्स, ये भी ध्यान रखना, मिलीमीटर्स। अब देखो सवाल जो है आजकल ट्वीक करके पूछा जा रहा है, पिछले 2-3 पेपर जो भी बीपीएससी ने दिए हैं देखे होंगे, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, मरकरी, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, mmHg इसकी यूनिट होती है। सवाल ये भी पूछ सकता है ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन का क्या नाम होता है, तो स्फाइग्मो, स्फाइग्मो, स्फाइग्मो मैनोमीटर, ठीक, स्फाइग्मो मैनोमीटर, ठीक है, ये होता है ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन। और एक सवाल और ध्यान रखना, एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सवाल कभी कभी ये पूछेगा कि ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, वायुमंडलीय दबाव से ज्यादा होता है कि कम होता है, तो हमेशा याद रखना ज्यादा हुई होता है। ज्यादा क्यों होता है कि ये जो नापा जाता है ब्लड प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर नापा जाता है, ये एटमॉस्फेरिक से ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। तो ये सारी बातें ब्लड प्रेशर के बारे में याद रखना, इससे हो सकता है कि सवाल पूछ ले। ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, ये बीपीएससी का ही पुराना सवाल है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। और ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली भी लाइन याद रखना। तो जो लोग टेस्ट रेगुलर करेंगे उनको इस सवाल के साथ साथ और भी कई एडिशनल चीजें जानने को मिलेंगी जो कि एग्जाम में बेनिफिशियल हो सकता है। चलो अगला सवाल, कैरीज विच आर्टरीज कैरीज विच आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सी धमनी डीऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। अब देखो समझो इस सवाल को क्यों बनाया गया है, इस सवाल को क्यों बनाया गया है। पहली बात तो आर्टरीज और वीन्स क्या होती है, आर्टरीज धमनियां और वीन्स नसें, दो तरीके की नलियां होती हैं जो ब्लड को हार्ट तक, दिल तक ले जाती है और दिल से वापस ले आती है। एक होती आर्टरीज, एक होती वीन्स। वीन्स क्या होती है, वीन्स जब अपने तुम हाथ वाथ में देखोगे जो नीली नीली हरी हरी नसें दिखती हैं तो उसको बोलते हैं वीन्स। और आर्टरीज दिखाई नहीं देती हैं, बॉडी में अंदर साइड में होती हैं, इनका कलर होता है रेड, इनका कलर होता है ब्लू। देखो पहला डिफरेंस तो यही है। दूसरा 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 डिफरेंस, पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या डिफरेंस होता है, ये जो है आर्टरीज जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड। और ये क्या है, ये वीन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, ठीक। तीसरा जो मेजर डिफरेंस है आर्टरी और वीन्स में, ये देख लो, तीसरा जो मेजर डिफरेंस है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से, हार्ट से अदर बॉडी पार्ट पे ले जाती हैं, अदर पार्ट्स पे ले जाते हैं। और ये जो अदर पार्ट से हार्ट की तरफ खून को भेजता है, दिल की तरफ खून को भेजता है। तो ये दो तीन मेजर डिफरेंस है जिसको याद रखना। अब यहाँ सवाल क्या पूछा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब तो कहोगे सर यहाँ तो आपने गड़बड़ कर दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वीन्स ले जा रहा है लेकिन यहाँ पे अपने आर्टरी बोल रहा है। तो देखो ये बच्चों सवाल नहीं गलत है, ये एक एक्सेप्शन है। जो पुल्मोनेरी आर्टरी होती है, पुल्मोनेरी आर्टरी होती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इसी तरह एक वीन्स में भी एक्सेप्शन है, जो पुल्मोनेरी वीन्स है, कहीं ये भी पूछ सकता है, पुल्मोनेरी, पुल्मोनेरी वीन्स, पुल्मोनेरी वेन्स है, ये क्या है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, ऑक्सीजन युक्त ब्लड इसमें ट्रेवल करता है, ऑक्सी, सॉरी हार्ट लिख दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। तो ये दो एक्सेप्शन याद रखना, पुल्मोनेरी वेन्स और पुल्मोनेरी आर्टरी।
अगला सवाल, विच ऑर्गन स्टोर्स ग्लाइकोजन? विच ऑर्गन स्टोर्स ग्लाइकोजन? तो ग्लाइकोजन कौन सा ऑर्गन स्टोर करता है? किडनी, लीवर, पैंक्रियाज या फिर हार्ट? तो सही जवाब होगा लीवर। सही जवाब क्या होगा? लीवर। और लीवर का क्या फंक्शन होता है? लीवर का एक और फंक्शन याद कर सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। ये पढ़े होगे, बाइल प्रोड्यूस करता है लीवर। और बाइल, बाइल से सवाल आता है कि बाइल किस चीज में, किसको पचाने में हेल्प करता है? किसको पचाने में हेल्प करता है? फैट्स को। फैट्स के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फैट्स के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक, फैट्स तो याद रखना। और 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 लीवर का क्या काम होता है? लीवर का काम एक ये भी होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कैसे? ये जो बाइल है, बाइल जो है ये एब्जॉर्ब करता है किसको? विटामिन के को। विटामिन के को। और विटामिन के को एब्जॉर्ब करता है। और विटामिन के किस में हेल्प करता है? ब्लड को क्लॉटिंग में। ब्लड को क्लॉटिंग में। अगर ये बाइल प्रोड्यूस ही ना हो, लीवर जो है ये बाइल प्रोड्यूस करना बंद कर दे, तो ये विटामिन के हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो ब्लड की क्लॉटिंग भी नहीं हो जाएगी। तो कोई चोट लग गई या कुछ हो भी हुआ, कहीं हल्की सी खरोच भी लगी, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगेगी। एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगेगी, ब्लड क्लॉट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। और लीवर क्या काम करता है? स्टोरेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल। जो ये विटामिन ए बी सी डी ई, जो भी हम लोग विटामिन लेते हैं, जो मिनरल्स लेते हैं, वो सब कहाँ स्टोर होता है? वो सब लीवर में स्टोर होता है। वो सब कहाँ स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? ये भी लीवर में स्टोर होता है। सवाल क्या था? ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है। अगला सवाल क्या है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बताना है कौन सा करेक्ट है। अगर ध्यान से पढ़े होगे तो सवाल बहुत इजीली सॉल्व होंगे। सवाल सारे बहुत इजीली सॉल्व होंगे। बताओ, आरबीसी है न्यूक्लियस? आरबीसी है न्यूक्लियस? बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस होता है। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या है ये जान रहे हो ना? ये सब ब्लड के ही पार्ट हैं। ये सब क्या है? ब्लड के पार्ट हैं। ठीक है, ब्लड जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन, ये भी स्टेटमेंट गलत है। हीमोग्लोबिन कौन कंटेन करता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एलिमेंट पाया जाता है, जो कि किसमें मदद करता है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। हेमोग्लोबिन किस लिए जरूरी है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन भेजता है। ऑक्सीजन भेजता है। कहाँ भेजेगा? अरे फेफड़ों से भेजेगा। कहाँ पे? हमारे ब्लड टिश्यूज में या टिश्यूज में, शरीर में। ठीक है, ऑक्सीजन भेजता है क्या? हीमोग्लोबिन। और कहाँ पे होता है? आरबीसी में। आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्लेटलेट्स कैरी ऑक्सीजन, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑक्सीजन कौन कैरी करेगा? अभी बताया सर आपने, ये तो आरबीसी कैरी करेगा। सब गलत, सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो लोग सी मार्क किए होंगे उनका जवाब एकदम सही होगा। जो लोग सी मार्क किए होंगे उनका जवाब बिल्कुल सही होगा। चलो अगला सवाल क्या है? विच ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? उत्सर्जन तंत्र, जहां से हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स या जो अनयूज्ड वेस्ट होता है, या ऐसी चीजें जिसको बॉडी की जरूरत नहीं है, वो चीजें बाहर निकलती हैं। वो चीजें बाहर निकलती हैं। तो ऐसे ऐसे पार्ट्स को क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा कहते हैं। किडनी, लंग्स, स्किन और लीवर, देखो ऐसे अगर देखो इन जनरल, तो लीवर को भी मान सकते हो, ये पार्ट मान सकते हो, बट ये सवाल के हिसाब से लीवर सही जवाब होगा। किडनी, लंग्स और स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अगर यही ऑप्शन में दे देता ऑल ऑफ द एबव, एक ऑप्शन देता ऑल ऑफ द एबव, तो
हाँ, एक ज़रूरी चीज़, एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, जैसे आज के इस टेस्ट में, आज ये पहला टेस्ट था, तो जो 4 ऑप्शन वाले टेस्ट बने हैं, लेकिन अभी जो बीपीएससी का नया रूल आया है कि आप लोग को 5 ऑप्शन दिए जाएँगे। तो 5 ऑप्शन पे प्रैक्टिस करना शुरू करो, क्योंकि एक गोला ज़्यादा भरना है और एक सर्किल आपको ज़्यादा भरना है और सीधे 150 क्वेश्चन में भरना है। अगर सर्किल छोड़ के आओगे तो निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तब निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसलिए अब कल से टेस्ट में जो है 5 ऑप्शन दिए जाएँगे। आज अभी इस वीडियो के लास्ट में एक बार टॉपिक बता दूँगा, और ये टेलीग्राम चैनल तो ज़रूर जॉइन कर लो। इस पे जो है आज रात में टॉपिक पोस्ट हो जाएगा, ठीक है? वेयर डज़ द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड अकर? ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? किडनी में होता है, किडनी में होता है, ठीक? अगला सवाल क्या है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? 7.4 इसका जवाब हो जाएगा। 7.4 ब्लड जो होता है, ये भी पूछ लेगा एल्कलाइन होता है कि एसिडिक, तो एल्कलाइन होता है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच जो है 7 से ज्यादा है। 7 से कम पीएच जिसका होता है, 7 से कम, 7 से लेस पीएच जिसका होता है, तो ऐसी चीजें एसिडिक होती हैं। 7 से ज्यादा पीएच होता है तो ऐसी चीजें अल्कलाइन होती हैं, ठीक है? अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, अगला देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लीवर प्रोड्यूसेस बाइल, तो अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। और गाल ब्लैडर स्टोर बाइल, तो ये पढ़े होगे तो पता होगा, हाँ बिल्कुल सही है। तो दोनों जवाब एकदम सही हो जाएगा, दोनों जवाब एकदम सही हो जाएगा, ठीक है? गॉल ब्लैडर जो होता है, इसका पोजीशन यही लीवर के नीचे पाया जाता है। लीवर के नीचे नाशपाती टाइप का एक थैली होती है, तो वो बाइल को स्टोर करता है। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, फिर से विचार करें। पहला स्टेटमेंट, इंसुलिन इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन रक्त शर्करा बढ़ाता है। तो इंसुलिन, तुम लोग नाम सुने होंगे एक बीमारी का, डायबिटीज। डायबिटीज 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 में क्या होता है? शुगर बढ़ जाता है, लोग कहते हैं शुगर हो गया, वो बीमारी का नाम होता है डायबिटीज। उसमें शुगर बढ़ जाता है, ब्लड में शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो उससे जूझने के लिए क्या, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ना, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है? शुगर कम होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होता है। तो यहाँ तो सर इंक्रीज लिखा है, इसका मतलब ये जवाब गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ग्लूकागॉन डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, ये भी गलत है। ग्लूकागॉन क्या है? ये जब ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो दोनों गलत हो जाएंगे। जरा बताओ, इंसुलिन और ग्लूकागॉन कहाँ से रिलीज होते हैं? तो पेंक्रियाज से। कौन से ग्लैंड से? पेंक्रियाज से। तो पेंक्रियाज रिलीज करता है, ठीक है? अब कहोगे सर दोनों पेंक्रियाज रिलीज कर रहा है, ये कैसे? एक जो बीमारी से बचा रहा है और एक जो बीमारी दे रहा है। जरा देख लेना, ये रहा हमारा इंसुलिन, ये रहा हमारा ग्लूकागॉन। कौन रिलीज करता है? पेंक्रियाज रिलीज करता है। बट बट ध्यान से देखो, यहाँ डिफरेंस क्या है? अल्फा सेल है, जो अल्फा सेल कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहान, ये पेंक्रियाज में पाया जाता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहान, जो उसके अल्फा सेल होंगे, अल्फा सेल, यहाँ लिख दे रहा हूँ अल्फा सेल, वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। और जो बीटा सेल होगा, जो बीटा सेल होगा, वो क्या होगा? बीटा सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। तो ये भी पूछ देता है सवाल कि बीटा सेल या अल्फा सेल, तो ये ध्यान में रखना। बीटा, बीटा से इंसुलिन, बीटा से इंसुलिन, और अल्फा से ग्लूकागॉन। जर्नल पूछा तो पेंक्रियाज, नहीं तो ऐसे भी थोड़ा सा सवाल को
थोड़ा मॉडर्न बनाने के लिए थोड़ा आजकल चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से देख सकते हैं कि ऐसे भी पूछ सकता है। अगला सवाल क्या है, पैंक्रियाज इज बोथ एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो बिल्कुल सही बात है, पैंक्रियाज ऐसी ग्रंथि होती है जो अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो हाँ कहा जाता है। ये ब्रेन में लोकेटेड होता है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। विच विटामिन इज नोन एज सनसाइन विटामिन। कौन से विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है? कौन से विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है, सूरज की रोशनी से, सनलाइट से मिलता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सनसाइन विटामिन। अगर तुमसे पूछ दे कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, तो याद रखना विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। अब इसमें भी दो होते हैं, D2 D3। तो D2 को बोलते हैं एर्गो एर्गो कैल्सीफेरॉल, और D3 को बोलते हैं कैल क्लो 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 कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल याद रखना। विटामिन सी का केमिकल नाम पूछ दे तो सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ए का पूछ दे तो विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। और बी का नाम पूछे तो देखो बी में क्या क्या आता है? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9 और B12। इतनी चीजें आती हैं विटामिन बी में। B1 इतने टाइप के विटामिन होते हैं बी। इसीलिए बोला जाता है कोई दवाई देखोगे विटामिन वाली तो उसमें लिखा रहेगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब उसमें विटामिन सारे विटामिन मिलेंगे बी वाले। तो B1 को बोलते हैं जी थायमीन। पढ़ लो यहीं पे, रिकॉल कर लो। B2 को क्या बोलेंगे? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। B3 को क्या बोलेंगे जी? B3 को बोलेंगे नियासिन। क्या केमिकल नेम होता है? नियासिन। B5 का नाम क्या होता है? B5 का नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड। B6 का क्या नाम होता है? B6 का पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। कोई भी किताब खोलोगे जर्नल साइंस की, उसमें तुम्हें एक ये टेबल मिला हुआ जरूर दिख जाए। ऐसे टेबल दिया होगा, एक साइड दिया होगा विटामिन के नाम, एक साइड केमिकल नेम, और एक साइड होगा डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी। डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी। तो ये टेबल एकदम रट्टा मार लो, टेबल रट्टा मार लो। अभी बता रहा हूँ, टेबल रट्टा मार लो, एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है। B9 क्या होता है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। और B12 को बोलते हैं साइनो कोबालामाइन। ये भी फिर सवाल पूछता है कि कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो साइनो कोबालामाइन। B7 को क्या बोलते हैं? बायोटिन। और बी B8 नहीं होता है, B8 कुछ नहीं होता है, B9 और B12 होता है। ठीक है। विटामिन डी का बता ही दिए, ए का बता ही दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो याद कर लो WBC। वाटर में बी और सी घुल जाते हैं। वाटर में बी और सी घुल जाते हैं, ये घुलनशील हैं बी और सी। तो अब सवाल पूछा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो ए है क्या? नहीं। डी है क्या? नहीं। ई है क्या? नहीं। सी है। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? ये याद रखना, टोकोफेरॉल्स। टोकोफेरॉल्स। डी का बता ही दिया हूँ, ए का बता ही दिया हूँ, सी का बता ही दिया हूँ। ठीक।
आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? सवाल ये है, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है 120 दिन होता है। ये थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया है, थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया है, वो इंग्लिश टाइपिंग हो गई है हिंदी की जगह। 120 दिन होता है, इसके बाद आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। कहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है? स्प्लीन में। कहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है? स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? इसीलिए स्प्लीन को क्या बोला जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये सवाल अगर पूछे कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं, तो स्प्लीन को बोलते हैं। स्प्लीन में क्या आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, लंग्स का फंक्शनल यूनिट कौन है? देखो, नेफ्रॉन तो काट दो, ये किडनी से रिलेटेड होता है, न्यूरॉन ब्रेन से। एल्वियोली, एल्वियोली। और इसी को बोलते हैं साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। फंक्शनल यूनिट कैसे हुआ? लंग्स का मेन काम क्या है? लंग्स का मेन काम क्या है? लंग्स का मेन काम क्या है बताओ? ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो ये जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, ये कहाँ पे होता है? एल्वियोली, एल्वियोली में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फंक्शनल यूनिट कौन सा हुआ? एल्वियोली हुआ। तो इसीलिए अगर पूछा जाए कि गैसियस एक्सचेंज, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज के फेफड़े में गैसेस कहाँ पे चेंज होती हैं एक दूसरे से, तो एल्वियोली में चेंज होती हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है आज के टेस्ट का? ये आखिरी सवाल है। अगला सवाल है, सेरेबेलम कंट्रोल्स बैलेंस। सेरेबेलम कंट्रोल्स बैलेंस। सेरेबेलम क्या होता है? सेरेबेलम दिमाग का कौन सा हिस्सा है? सेरेबेलम दिमाग का कौन सा हिस्सा है? सेरेबेलम जो है, इसी को छोटा दिमाग या लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। लिटिल ब्रेन जो दिमाग के पीछे हिस्से में होता है, जो सर के पीछे हिस्से में होता है, सर के पीछे, बैक ऑफ द हेड। तो ये क्या करता है? बैलेंस को मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बैलेंस को मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ए सही है, तो ए वाला सही है। रीजन क्या दिया है? सेरेब्रम कंट्रोल थिंकिंग। सेरेब्रम क्या होता है? सेरेब्रम जो है ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा हिस्सा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। जितनी थिंकिंग विंकिंग से चीजें रिलेटेड हैं, थिंकिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब ये हिस्सा ही करता है सेरेब्रम। तो आर भी ठीक है, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे का रीजन है? ये इसके वजह से ये होता है क्या? इसके वजह से ये होता नहीं ना। तो एक्सप्लेनेशन नहीं सही है, लेकिन बोथ ट्रू है। तो ठीक है, आज ये पहला टेस्ट था। अगर टेस्ट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्रैकशाला पीसीएस, इस पे और भी बहुत सी बेहतरीन बेहतरीन चीजें आने वाली हैं आपके लिए। मंडे से एक बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर का कोर्स लॉन्च हो रहा है, वो देखना रोज, और इसको ज्वाइन कर लो। यहीं पे अपडेट मिलेगा। ये जो डेली प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है, डे टू मतलब आज 21 मई, 22 मई का प्रोग्राम। 22 मई को क्या पढ़ेंगे? साइंस में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? ये मिलेगा टेलीग्राम पे, एक पोस्ट आएगी, टेलीग्राम पे एक पोस्ट आएगी, उसमें देख लेना कि कौन सा टॉपिक है 22 मई के लिए। कल दिन भर का समय रहेगा, दिन भर पढ़ना, फिर शाम को 7 बजे एक पीडीएफ आएगी। उस पीडीएफ में फिर से 15 या 20 सवाल जैसे हुए वैसे रहेंगे, और एक ओएमआर का सेक्शन भी रहेगा। और कल से जो टेस्ट में ए बी सी डी और ई ऑप्शन भी, 5 ऑप्शन का टेस्ट होगा। ठीक है, और चलो, गुड लक, ऑल द बेस्ट सबको, और बहुत जम के तैयारी।